हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय कन्या महाविद्यालय जैसलमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किसी रोप में स्टैंडिंग वेव्स की प्रोडक्शन और इन स्टैंडिंग वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग वेव को समझने के लिए वेव को जानना आवश्यक होगा। स्टूडेंट, वेव दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड वेव, वाटर वेव, रस्सी में उत्पन्न वेव, ये सभी मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी गति कर सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल हैं। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, इस प्रकार की वेव जब किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अर्थात तरंग संचरण की दिशा के लंबवत डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। जैसे इस चित्र में वेव आगे की तरफ मोशन कर रही है, लेकिन मीडियम का कण जिसे ब्लू डॉट में दिखाया हुआ है वेव के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जब स्थिर पानी में पत्थर मारा जाता है तो पानी में सर्कुलर वाटर वेव उत्पन्न हो जाती हैं जो किनारों की तरफ गति करती हैं। पानी का वह हिस्सा जो इन सर्कुलर वेव पर होता है पानी की सतह से ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। स्पष्ट है कि यह विस्थापन वेव प्रोपोगेशन के लंबवत है अर्थात वाटर वेव अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसी वेव से माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। आपने लैब में स्लिंकी देखी होगी। यह स्लिंकी एक बड़ी स्प्रिंग की तरह दिखती है। जब स्लिंकी के एक एंड को हाथ से पकड़कर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ गति करवाते हैं तो स्लिंकी में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो जाती है। यदि स्लिंकी के लूप को माध्यम के कणों की भांति माना जाए तो कुछ लूप पास पास आ जाते हैं जिसे कंप्रेशन अर्थात संपीड़न कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ लूप एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं जिसे रेरिफैक्शन अर्थात विरलन कहते हैं। लूपों का यह विस्थापन वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक इसी प्रकार स्पीकर के पर्दे अर्थात डायफ्राम के कंपन से हवा में अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हो जाती हैं, जिसमें संपीड़न और विरलन के द्वारा ही ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जब रस्सी के एक सिरे को पकड़कर ऊपर नीचे गति कराई जाती है तो रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग बनती है। तरंगों की आकृति मैथ के साइन फंक्शन की तरह होने से इन वेव्स को साइन वेव्स या साइनोसोडल वेव्स भी कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, तरंगों का परावर्तन। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन तीनों ही तरंग के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। जो तरंग होगी वो इन तीनों गुणों को आवश्यक रूप से दर्शाएगी। जब वेव किसी फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी शेप और डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम कम हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई वेव फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन शेप में कोई चेंज नहीं आता। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एंड का मतलब होता है कि जब रस्सी का एक सिरा तो वाइब्रेटर से जुड़ा हुआ हो, लेकिन दूसरा सिरा किसी चीज़ से बंधा हुआ हो।
फ्री एंड का मतलब होता है कि जब रस्सी का एक सिरा तो वाइब्रेटर से जुड़ा हुआ हो लेकिन दूसरा सिरा बंधा हुआ नहीं हो। वह सिरा तरंग के साथ साथ गति कर सकता है। स्टूडेंट्स, जब दो इक्वल फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल करती हुई वेव्स एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो इंटरफेरेंस के कारण एक ऐसी वेव प्राप्त होती है जो केवल दो बिंदुओं के मध्य ही गति करती है तथा इसके कुछ बिंदुओं पर आयाम हमेशा शून्य होता है एवं कुछ बिंदुओं पर आयाम परिवर्तित होता रहता है। यह वेव स्टैंडिंग वेव कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए आप ये एनिमेशन देखें। ब्लू वाली इंसिडेंट वेव है, रेड वाली रिफ्लेक्टेड। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं। कुछ पॉइंट्स जिसे रेड मार्क किया हुआ है वहाँ पर हमेशा ही दोनों वेव एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। इसलिए इन बिंदुओं पर आयाम हमेशा ज़ीरो रहता है, यानी इन बिंदुओं पर वेव का एम्पलीट्यूड हमेशा ज़ीरो रहता है। इन बिंदुओं को नोड्स अर्थात निस्पंद कहते हैं। इसी प्रकार कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर दोनों वेव के क्रेस्ट क्रेस्ट या क्रेस्ट ट्रॉफ या ट्रॉफ ट्रॉफ मिलते हैं, जिससे वहाँ पर जब क्रेस्ट क्रेस्ट अर्थात श्रृंग श्रृंग मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण अर्थात संपोषी व्यतिकरण के कारण मैक्सिमम जब एक वेव का क्रेस्ट अर्थात श्रृंग दूसरे वेव के ट्रॉफ अर्थात गर्त से मिलता है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तथा जहाँ पर दोनों वेव्स के ट्रॉफ ट्रॉफ गर्त गर्त मिलते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण विपरीत दिशा में आयाम मैक्सिमम हो जाता है। ऐसे बिंदुओं को एंटीनोड्स यानी प्रस्पंद कहते हैं। ठीक इसी कारण जब किसी रस्सी का एक सिरा वाइब्रेटर से और दूसरा सिरा किसी चीज़ से बांधकर रस्सी को वाइब्रेटर की सहायता से वाइब्रेट करवाया जाता है तो एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टैंडिंग वेव के लिए आवर्ती, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ के फॉर्मूला इस स्लाइड में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, वाइब्रेटर की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग प्रकार के स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्राप्त होते हैं। इन्हें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन की विधाएं या सामान्य विधाएं नॉर्मल मोड्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जब रस्सी का एक सिरा बंधा हुआ हो तो उसमें उत्पन्न होने वाली स्टैंडिंग वेव के पहले मोड के लिए एक लूप प्राप्त होता है। इसके लिए n का मान 1 होता है। इसकी आवृत्ति को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति कहते हैं। इस स्थिति में एंटीनोड 1 प्राप्त होता है और नोड 2 प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार स्टैंडिंग वेव के दूसरे मोड के लिए n का मान 2 होता है। इस स्थिति में आवृत्ति मूल आवृत्ति की दुगनी होती है, इस कारण इसे द्वितीय सन्नादी कहते हैं। इसे प्रथम अधिस्वर भी कहते हैं। इस स्थिति में 2 लूप प्राप्त होते हैं। एंटीनोड की संख्या 2 होती है, नोड की संख्या 3 होती है। ठीक इसी प्रकार तीसरे मोड में फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स अर्थात तिगुनी हो जाती है। इस स्थिति में 3 लूप प्राप्त होते हैं। चूँकि इस स्थिति में फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की तिगुनी है, इसलिए इसे तृतीय सन्नादी भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अधिस्वर भी कहते हैं। 2 क्रमागत नोड्स या एंटी नोड्स के मध्य दूरी लैम्डा। तीसरे मोड के लिए
एंटीनोड 3 और नोड 4 प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में 3 लूप प्राप्त होते हैं। जब किसी रस्सी को किसी रिंग की सहायता से पोल से बांध दिया जाता है तो रिंग चिकनी होने के कारण पोल पर खिसक सकती है। इस कारण वह सिरा फ्री एंड हो जाता है। फ्री एंड सिरा तरंग के साथ साथ दोलन कर सकता है, अर्थात यह सिरा तरंग के साथ साथ ऊपर नीचे गति कर सकता है। फ्री एंड पर हमेशा एंटीनोड प्राप्त होता है। फिक्स्ड एंड और फ्री एंड दोनों के फॉर्मूला में केवल n का ही अंतर है। फिक्स्ड एंड के लिए n का मान 0, 1, 2, 3 होता है, तो फ्री एंड के लिए n का मान 1/2, 3/2, 5/2 आदि होता है। एंटीनोड और नोड के मध्य दूरी λ/4 के बराबर होती है। इस स्थिति में विभिन्न नॉर्मल मोड्स इस स्लाइड में प्रदर्शित किए गए हैं। प्रथम मोड के लिए n का मान 0 प्राप्त होता है। इसकी आवृत्ति को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूल आवृत्ति कहते हैं। इसे फर्स्ट हार्मोनिक अर्थात प्रथम सनादि भी कहा जाता है। इस स्थिति में एक एंटीनोड प्राप्त होता है तो एक ही नोड प्राप्त होता है। दूसरे मोड के लिए n का मान 1 प्राप्त होता है। इस स्थिति में आवृत्ति मूल आवृत्ति की तिगुनी होती है, इसलिए इसे तृतीय सनादि या थर्ड हार्मोनिक भी कहते हैं। इसे प्रथम अधिस्वर भी कहा जाता है। इस स्थिति में एक पूरा लूप प्राप्त होता है तो एक आधा लूप प्राप्त होता है। इस स्थिति में एंटीनोड 2 होते हैं तो नोड भी 2 होते हैं। तीसरे मोड के लिए n का मान 2 होता है। इस स्थिति में प्राप्त आवृत्ति मूल आवृत्ति की 5 गुनी होती है, इसलिए इसे पंचम सनादि या फिफ्थ हार्मोनिक भी कहते हैं। इस स्थिति में 2 पूरे लूप प्राप्त होते हैं और एक आधा लूप प्राप्त होता है। इस स्थिति में एंटीनोड 3 होते हैं तो नोड भी 3 होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे वाली वीडियो में हम इन सभी मोड्स को एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे।